चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का ये धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कारकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वो इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तवज्जो ख्याल किया। अमरीकी वजीर खारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वजीर आजम मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया। इनमें दिफा, कलीदी टेक्नोलॉजी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और अवाम से अवाम के राब्ते शामिल हैं। जनाब मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और क़याम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का इयादा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वज़राए ख़ारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे। जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तक़वियत मिलेगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका है, जिसकी तफसीलात जल्द सामने लाई जाएंगी। समाजी राबते की वेबसाइट पर अपने बयान में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर ममालिक की क़यादत के साथ अमन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर इंतहाई मुस्बत गुफ्तगू की। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के एक वाक़े में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने मीडिया को बताया कि जख्मी होने वालों में एक मुश्तबा शख्स और एक राहगीर शामिल हैं। लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमलों की ताज़ा लहर में 20 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। लबनान के सरकारी खबर रसाई इदारे के मुताबिक सौर, नबातिया, राशाया अलवादी और अशहाबिया में किए गए हमलों में लोगों को निशाना बनाया गया। आज मारखौर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने पाकिस्तान की पेश करदा करारदाद के बाद इस दिन को मनाने का ऐलान किया था। इस दिन का मकसद मारखौर, उसके कुदरती मस्कन और उस नायाब जंगली पहाड़ी बकरे के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को उजागर करना है। इस साल दिन का सरकारी मौजू है मारखौर और पहाड़ी हयातियाती तनव्वुर, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के लिए आलमी कोशिशों को
मजबूत बनाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के क़याम के लिए उनकी गैर मामूली कोशिशों और इस सिलसिले में सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात, उर्दन और पाकिस्तान की क़यादत के साथ इंतहाई मुफीद और नतीजा खेज गुफ्तगू पर मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इन राबतों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वो पूरे अमल के दौरान उनकी अनथक कोशिशों को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि हालिया राबतों ने मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और खिते में पायदार अमन के क़याम के लिए जारी अमन कोशिशों को आगे बढ़ाने के हवाले से तबादला ख्याल का मुफीद मौका फराहम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पूरी संजीदगी के साथ क़याम अमन की कोशिशें जारी रखेगा और तवक्को है कि पाकिस्तान बहुत जल्द मुज़ाकरात के अगले दौर की मेज़बानी करेगा। ईरानी क़यादत ने इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल के फ़रोग़ और मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा है। ईरानी क़यादत की जानिब से ये इजहार सताइश चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया सरकारी दौरे ईरान के दौरान किया गया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत के साथ आला सतही मुलाकातें की जो जारी सिफारती कोशिशों का हिस्सा थीं, जिनका मकसद गुज़श्ता माह 8 तारीख को होने वाली जंग बंदी के बाद पैदा होने वाली इलाकाई कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देना था। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान, पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। मुज़ाकरात में खिते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो दी गई। ये मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई जिसने सालसी के अमल को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। मुसलसल सिफारती मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी मुफाहमत की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सूबाई ताउन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का एक अहम स्तून है और ये चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वो हांगयू में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की जी जियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी वांग हाउस से गुफ्तगू कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सी पैक का दूसरा मरहला सनती ताउन, ज़रई जदतकारी, टेक्नोलॉजी में इश्तराक और बरामदात पर मबनी तरक्की के जरिए आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन अवाम दोस्त और तरक्की पर मबनी ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने जी जियांग सूबे की शानदार तरक्याती कामयाबियों को सराहा और कम्युनिस्ट पार्टी की जी जियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी की हैसियत से सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जी जियांग की तरक्की इस बात की अहम मिसाल है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, माहौल दोस्त तरक्की और आला मेयार के इक़्तिसादी नमू किस तरह एक दूसरे को मजबूत बना सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ये जियांग सूबे के साथ बिलखुसूस डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद सनत साजी और हुनरमंदी की तरक्की के शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने को बहुत अहमियत देता है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में आइंदा चंद रोज़ के दौरान शदीद गर्मी की एक नई लहर की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर इरफान विर्क ने कहा है कि कल से लेकर इस माह के इख्तिताम तक मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में आ सकते हैं। गर्मी की लहर के दौरान वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, सिंध, जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से 5 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती और जनूबी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत: इस्लामाबाद 23 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कराची 29, पेशावर 27, कोयटा 19, मुजफ्फराबाद 21, गिलगित और मरी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, लेह, पुलवामा, शुपियां और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद और मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। जम्मू में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि अनंतनाग में मतला जुज़वी तौर पर अब्रालूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और बारामूला में 14, जम्मू 27, लेह 6 और शुपियां में 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मॉडर्न फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और सबमरीन्स
پاکستان اپنی فوجی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا ہے، مگر اس تسکری قوت کا بڑا حصہ چینی ٹیکنالوجی پر منحصر ہے، جس کی قیمت پاکستان کو بڑھتے ہوئے معاشی بوجھ کی صورت میں چکانا پڑ رہی ہے۔ چین کی پاکستان پر گرفت مضبوط ہے، ضرورت پڑنے پر چین اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتا ہے۔ خوراک اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے عوام پر شدید دباؤ ڈال رکھا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے IMF سے قرضے بھی حاصل کر رکھے ہیں جو سخت شرائط سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان شرائط کے تحت پاکستان کو سرکاری اخراجات میں کمی کرنا ہوگی۔ یہ واقعی ایک تلخ حقیقت ہے کہ پاکستان ایک طرف دفاعی اخراجات پر بھاری وسائل صرف کر رہا ہے، جبکہ دوسری جانب قرضوں کی ادائیگی بھی معیشت پر بڑا بوجھ بن چکی ہے۔ ملک اس وقت نہایت پیچیدہ حالات سے گزر رہا ہے۔ مشرقی سرحد پر بھارت کے ساتھ کشیدگی برقرار ہے، جبکہ مغربی سرحد پر افغانستان کے ساتھ بھی چیلنجز موجود ہیں۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں سماجی شعبوں میں سرمایہ کاری نظر انداز ہوئی اور یہی عوامل پاکستان کو موجودہ معاشی بحران تک لے آئے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان اپنی دفاعی صلاحیت کے لیے چین پر کتنا انحصار کرتا ہے اور اس کی اصل قیمت کیا ہے۔ پاکستان تیزی سے اپنے دفاعی نظام کو جدید بنا رہا ہے اور اس عمل میں چین کا کردار مسلسل بڑھ رہا ہے۔ دونوں ممالک کا ایک نمایاں مشترکہ منصوبہ JF-17 لڑاکا طیارہ ہے، جسے پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کا ہر 3 میں سے ایک جنگی طیارہ JF-17 ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان ڈرونز اور بحریہ کے لیے بھی تیزی سے چینی ٹیکنالوجی پر انحصار بڑھا رہا ہے۔ پاکستان کی دفاعی ضروریات کا تقریباً 80% اب چین پورا کر رہا ہے۔ یہ انحصار وقت کے ساتھ مجبوری کے تحت بڑھا، کیونکہ امریکہ مختلف ادوار میں پاکستان کے اہم دفاعی پروگراموں خصوصاً جوہری، میزائل اور جنگی طیاروں سے متعلق منصوبوں پر پابندیاں عائد کرتا رہا ہے۔ دفاعی تعاون دونوں ممالک کے وسیع تر شراکتی تعلقات کا حصہ ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری یا CPEC کے تحت چین اب تک اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے، جس کا بڑا حصہ بجلی گھروں اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں پر خرچ ہوا۔ اگرچہ نتائج وہ نہیں نکلے جن کی 10 برس قبل توقع کی جا رہی تھی، تاہم اس کے باوجود دونوں ممالک کے تعلقات معاشی اور دفاعی شعبوں میں مسلسل مزید گہرے ہوتے جا رہے ہیں۔ بہتر بنیادی ڈھانچے کے باوجود صنعتی شعبے سمیت نئی ملازمتوں کے مواقع بہت محدود رہے ہیں۔ تو آخر کمزور معاشی حالات کے باوجود یہ مسلسل عسکری تیاری کیوں؟ پاکستان اس وقت کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی، افغانستان میں عدم استحکام اور ملک کے اندر دہشت گردی کی صورتحال۔ پاکستان اس وقت ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں ریاستی پالیسیوں پر فوجی نقطہ نظر غالب آ چکا ہے۔ تمام مسائل کو سیکیورٹی کے زاویے سے دیکھا جاتا ہے، خاص طور پر مشرقی اور مغربی سرحدوں کی صورتحال کے تناظر میں۔ حکمراں طبقے نے مسائل کے حل کے لیے بنیادی طور پر سیکیورٹی کو ترجیح دی ہے، معیشت کو نہیں۔ پاکستان اسلحے کی خریداری کے متعدد منصوبے ادھار پر مکمل کرتا ہے، جس کے سبب اس کے چینی مالیاتی اداروں سے لیے گئے مجموعی قرض میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب مقامی سطح پر معاشی فوائد فوری نہیں، بلکہ برسوں بعد اس وقت سامنے آتے ہیں جب چینی پرزجات کی جگہ مقامی پیداوار لے لیتی ہے، جیسے کہ میزائل ٹیکنالوجی کا معاملہ ہے۔ JF-17 کو اگرچہ ایک مشترکہ منصوبہ کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک چینی ڈیزائن ہے جو پاکستان میں لائسنس کے تحت تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے کئی اہم پرزے خصوصاً الیکٹرانکس چین سے آتے ہیں۔ اس لیے اسے مشترکہ پیداوار کہنا دراصل ایک نرم انداز بیان ہے۔ اصل میں یہ لائسنس کے تحت خرید کر تیار کیا جانے والا منصوبہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ تجارت میں اسٹریٹجک انحصار بھی بڑھ رہا ہے۔ جیسے جیسے فوجی اور معاشی تعاون ایک ہی شراکت دار پر مرکوز ہوتا جا رہا ہے، پاکستان کی سفارتی اور سیاسی لچک بھی محدود ہوتی جا رہی ہے۔ چین کی پاکستان پر گرفت مضبوط ہے، ضرورت پڑنے پر چین اپنے اس اثر و رسوخ کو استعمال کر سکتا ہے، مثلاً کسی مخصوص جگہ یا سہولت کے عارضی حصول کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ پاکستان کو چینی سرمایہ کاری اور جدید ٹیکنالوجی تک قلیل مدتی رسائی حاصل ہے، لیکن طویل مدت میں یہ بڑھتا ہوا انحصار پاکستان کی معاشی خود مختاری کو محدود کر سکتا ہے۔
मुझे पाकिस्तान के चीन पर इस हद तक इन्हिसार में फौरी तौर पर कोई खतरा दिखाई नहीं देता, क्योंकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात काफ़ी मजबूत और देरपा हैं। ये ताल्लुकात दहाइयों के इम्तिहान से गुजरे हैं और अभी तक कायम हैं। चीन एक ऐसा मुल्क है जो तेजी से तरक्की कर रहा है और तकरीबन हर वो चीज़ फराहम करने की सलाहियत रखता है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत हो। इसलिए पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं कि वो अपनी बहरी ताकत या दीगर दिफाई ज़रूरियात के हवाले से किसी बड़े खला का शिकार हो। फिलहाल पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी तकाज़ों और माशी इस्तेहकाम के दरमियान एक मुतवाज़न रास्ता अख्तियार करने में मुश्किलात का सामना है और वो अपनी ज़्यादातर फ़ौजी ज़रूरियात चीन से पूरी कर रहा है। ये ताउन पाकिस्तान को सस्ता दिफा तो फराहम करता है, मगर इसके साथ साथ मईशत के लिए ये इन्हिसार मुस्तकबिल में एक खामोश खतरा भी बन रहा है।